नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। पिछले वीडियो में हम लगभग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं सीटेट ओल्ड पेपर सीरीज के। तो ईवीएसटी ओल्ड पेपर सीरीज की आज वीडियो नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था आपका, उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आज का वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सूची में आपके झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन इनमें से भिन्न है? आपको भिन्न का चयन करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए, झील जो है वो भी जल का स्रोत है, झरना भी है जल का स्रोत, तालाब भी जल का स्रोत है और नदी भी जल का स्रोत है। लेकिन पहाड़ी इन सब से अलग है, इसलिए हम किसका चयन करेंगे? पहाड़ी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न की व्याख्या जरूरी होगी उन प्रश्नों की हम व्याख्या भी करेंगे। तो इस प्रश्न को करना ध्यान से, ये प्रश्न कहीं गलत ना हो जाए आपसे। चलिए, जो प्रश्न है उसमें आपका पहला जो ऑप्शन है वो है, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में क्या है? शक्कर डालते हैं। दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। और केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। इसके बाद कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं और गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। आपको सही कथन का चयन करना है कि इनमें से सही कथन कौन से हैं। नीचे देखिए प्रश्न है, सही कथन कौन से हैं? कि गुजरात के लोग दाल में जो है दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये सही है। केरल के लोग अधिकतर किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं, ये सही है। कि कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, ये सही है। या फिर गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। बताइए कौन से ऑप्शन सही है? आपके आंसर नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में जो है शक्कर डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद बात आती है बी। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ जो है टेपियोका खाते हैं। तो केरल में जो है किसी भी करी के साथ क्या खाते हैं? टेपियोका खाते हैं। तो बी भी आपका बिल्कुल सही है कि टेपियोका खाते हैं। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग जो है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, क्या ये सही है? और गोवा के लोग सरसों के तेल में मछली खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। इनको समझेंगे और याद कैसे रखेंगे इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, गोवा आपका है साउथ में, गोवा आपका है साउथ में। आपको सही आंसर मिले हैं ए और बी अभी तक। गोवा आपका है साउथ में और साउथ में क्या होते हैं? नारियल होते हैं। और गोवा में क्या है? समुद्र है। तो नारियल के तेल में अगर समुद्री मछली खाते हैं तो वो गोवा का भोजन हो जाएगा। तो गोवा में जो है सरसों के तेल से नहीं बल्कि किसके तेल से? नारियल के तेल से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नारियल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, केरल और गोवा। यानी साउथ के जो भी राज्य हैं, केरल हो गया, गोवा होगा, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर नारियल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो नारियल के तेल के साथ मछली खाएंगे तो गोवा का राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सरसों, इसलिए गोवा को बाहर निकाल दिया। इसके बाद बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। नंबर 1 कि कश्मीर में समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, नारियल भी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो जो कश्मीर के लोग मछली खाते हैं वो खाते हैं किसके साथ? सरसों के तेल के साथ। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइए। और जो भी सही आंसर है, अगर आपको याद रहने में या मिस्टेक होती है तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि गोवा यानी साउथ में है, वहाँ पर नारियल होते हैं, तो नारियल के तेल में समुद्री मछली, और कश्मीर में सरसों के तेल के साथ मछली। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल ए और
बी, यानी कि गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, और केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की किसकी आंखें मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं? आपको उस पक्षी का नाम बताना है जिसकी आंखें इंसान के जैसे सामने होती हैं। दर्जी चिड़िया, बीवर बर्ड, कलचिड़ी या फिर उल्लू। तो यहाँ पर आप साफ जानते हैं, आपको याद भी होगा कि जो उल्लू है उसकी आंखें इंसान के जैसे आगे की ओर होती हैं। ये हो गई ड्राइंग उल्लू की। तो उल्लू जो है इंसान के जैसी आंखें होती हैं उल्लू की सामने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, मैचिंग वाला प्रश्न है कि स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव के सामान्य घरों का सही विवरण मिलान कीजिए। आपको स्थान और वहां के घरों की विशेषताओं को मिलाना है। मूलन गांव कहाँ पर है? असम में। तो असम के घरों की क्या विशेषता है? तो असम में होती है बहुत बारिश, इसलिए असम के घर कैसे बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठे होते हैं, यानी ए का मिलाएंगे 3 नंबर से। चलिए ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर में ऑप्शन भी देखेंगे। इसके बाद आता है लद्दाख। तो लद्दाख का किससे मिलाएंगे बताइए? लद्दाख का, जी हाँ, तो लद्दाख का आप किससे मिला सकते हैं? अभी और ऑप्शन नीचे हैं, बताइए किससे मिलाएंगे? अगर लद्दाख का हो गया हो तो फिर मनाली का भी बताइए, मनाली का किससे मनाएंगे? जी हाँ, तो देखिए लद्दाख का मिलाएंगे आप किससे? मिट्टी और चूने, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवार और लकड़ी, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। और मनाली में क्या करेंगे? तो मनाली में भी पत्थर और लकड़ी से बने घर और उनकी ढालू छतें। तो लद्दाख और मनाली का अंतर आपको निकालने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर लद्दाख आ गया तो लद्दाख में आप कैसी छतें रख सकते हैं? लद्दाख की होंगी कैसी छतें? समतल छतें घरों की। लेकिन मनाली में बर्फ़ गिरती है, लेकिन इसलिए मनाली की छतें कैसी रखेंगे आप? तो मनाली की छतें आपकी होंगी ढालू छतें। कैसी छतें? ढालू छतें। तो इनको आप अब मैच कीजिएगा। आपने यहाँ पर मिलान किया था किसको किसको? तो देखिए यहाँ पे देखिए मूलन गांव असम, असम को मैच किया था ए का 3 के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ए का 3, 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, सी को यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है डी नंबर राजस्थान। तो राजस्थान के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो डी को मिलाएंगे 1 से। तो यहाँ पर डी का 1 कितने ऑप्शन में है? सी हट गया था पहले से और डी हट गया दूसरे से। अब बचे केवल ए और बी। तो यहाँ पर अब बी ऑप्शन से हमारा क्लियर हो जाएगा। लद्दाख, लद्दाख की कैसी छतें थी? समतल छतें, यानी लद्दाख का मिलाएंगे 4 के साथ। तो लद्दाख का आप मिलाएंगे अगर 4 के साथ तो बी का 4 चाहिए आपको, और वो मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम का हो जाएगा आपका बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर उठे हुए घर, लद्दाख की समतल छतें, मनाली की ढालू छतें और राजस्थान के मोटी दीवारें और झाड़ियों की छतें। ठीक है, तो ये आप अभी अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाथियों के विषय में। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। ये भी सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? इसको बताइए, क्या ये सही है? जी नहीं। तो यहाँ पर फिक्स झुंड होता है, कितने? 10 से 12 हाथी या हथनियाँ।
इसके बाद हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो 4-5 वर्ष तक नहीं। यहाँ पर होता अगर कि 14-15 वर्ष तक के हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं और जैसे ही वो 14-15 वर्ष के होते हैं तो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमें कौन मिला? केवल ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ए और बी यहाँ पर हम सही निकालेंगे कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ओनली। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हाथियों के झुंड में रहती हैं और हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और उसके कुछ बच्चे रहते हैं। और बच्चे भी किस उम्र तक के? तो 14-15 वर्ष की उम्र तक के बच्चे रहते हैं। इसके बाद वो अलग हो जाते हैं। और एक और यहाँ पर प्रश्न था कि कितनी भी हथनियाँ हो सकती हैं? ऐसा नहीं है, एक ग्रुप में 10 से 12 हाथी या हथनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो है समय से संबंधित। यानी कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 8:45 पर चली, यानी 20:45 यानी शाम के 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? बताइए। तो देखिए, यहाँ पर निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। 29 सितंबर 2019 से चला है और 1 अक्टूबर को पहुंचा है और सितंबर होता है आपका 30 का। आपको ये महीने याद रखने हैं। यानी 29 सितंबर को 8:45 PM पर चला था, यानी कि 30 सितंबर 8:45 तक आपके कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और इसके बाद मॉर्निंग के 8:45 तक आपके कितने घंटे हो गए? 12 घंटे और हो गए। और वो कब पहुंचा? 12:45, यानी कि 8:45 से प्लस 4 घंटे और, तो इसमें प्लस 4 घंटे और 24 और 12 36 और 4 40 घंटे का कुल उसका सफ़र रहा है। 40 घंटे में उसने तय की कितनी दूरी? 2200 किलोमीटर की। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी है आपकी 2200 किलोमीटर और समय है आपका 40 घंटे। 10 से 10, 4×5 20 और फिर से 4×5 20। जो औसत चाल निकली आपकी वो है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये भी आसानी से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, केरल में या फिर मध्य प्रदेश में? बताइए किस राज्य में उगते हैं? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में जो है वो बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। और इलायची को जो है वो क्या कहा जाता है? मसालों की रानी भी कहा जाता है। और केरल को जो है, केरल राज्य है, उसको भारत का क्या, कौन सा उद्यान? मसाला उद्यान। भारत का मसाला उद्यान कौन से राज्य को कहा जाता है? तो केरल को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। निफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निफेंथिस जो है एक कीटभक्षी पौधा है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बिल्कुल सही है, यानी ए आपका सही है। इसके बाद है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है यह पौधा ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और हमारे देश में भी यह पौधा पाया जाता है। अब राज्यों के नाम जो हैं, कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है बताइए।
बताइए जल्दी से कौन से राज्यों में पाया जाता है? जी हाँ, तो जो है निफेंथिस पाया जाता है आपके जो देश में है, भारत के मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। और अगर विदेश की बात की जाए तो कहाँ पाया जाएगा? बताइए जल्दी से। विदेश में पाया जाएगा, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। तो देखिए, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ए सही है, बी गलत है, क्योंकि हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। ऐसा नहीं है। यह जो पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी एक कलश में बदल जाती हैं और यहाँ यह चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं, जिससे जो है कीट पतंगे और भौरे आकर्षित होकर इस पर आते हैं इसको चूसने के लिए, और जैसे इसके ढक्कन पर बैठते हैं नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है आपका, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन आपको सही मिले हैं, ए और डी। कौन कौन से? ए और डी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और डी, यानी यह कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा लेता है और घड़े जैसा आकार होता है। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? निफेंथिस का। हमारे देश में कौन से राज्यों में पाया जाता है? मेघालय में, और विदेश में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। यह घटना कब की है? 1940 की है, 32 या 27 या फिर 1913? जी हाँ, तो यह जो घटना थी वो कब की थी? 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 की थी। तो 30 ऑप्शन में नहीं आया था, इसलिए सारे क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन कैंसिल हुए थे और इसका जो सही आंसर था वो था 12 मार्च 1930। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? यानी गुड़ में आपके क्या होता है? आयरन। गुड़ में क्या होता है? आयरन। और आंवले में भी आयरन, और हरी सब्जियों में भी क्या होता है? आयरन। अब आपको ऐसे रोग का चयन करना है जिसमें आयरन की मात्रा की आवश्यकता होती है। मियादी बुखार यानी टाइफाइड में, एनीमिया में, चिकनगुनिया में, या फिर डेंगू में। तो देखिए, आयरन की जो कमी होती है वो होती है एनीमिया में। किसमें? एनीमिया में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। यह हमारे देश का भाग है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारे देश का भाग है। दूसरा है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। और अगला है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और अगला है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, फिर इनका नीचे चयन करेंगे। जी हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? देखिए, यह हमारे देश का भाग है, संपूर्ण भाग हमारे देश का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके बाद इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो एनसीईआरटी के अनुसार हिमालय की ऊंचाई 8900 मीटर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। ए भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम
23 मई 1994 को दोपहर को गढ़ा गया था। तो जो है ए ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए जो है 23 मई 1994 को नहीं, बल्कि 1984 को सर्वप्रथम जो है माउंट एवरेस्ट पर हमारा झंडा गाड़ा गया था। और वो किसने गाड़ा था? बछेंद्री पाल ने। किसने गाड़ा था? बछेंद्री पाल ने। तो जो है बी सही था, सी सही था, लेकिन डी गलत है, ए गलत है। और बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला बनी थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब? 23 मई 1984 को इन्होंने झंडा गाड़ा था माउंट एवरेस्ट पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन कौन निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। अब देखते हैं नीचे आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका दिशा से संबंधित। तो पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम इसको आराम से हल करेंगे। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स अक्ष के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक उत्तर में है, 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही सरल है। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं इसको। घर से जाते हैं वो और ए पर पहुँचते हैं, और ए जो है उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व दिशा में 500 मीटर जाते हैं तो वो पहुँचते हैं किस पर? ए पर। इसके बाद ए पर पहुंचने के बाद ए से वो ठीक दक्षिण में चलते हैं 400 मीटर, और तब वो पहुंचते हैं किस पर? बी पर। और बी से वो ठीक पश्चिम में चलते हैं 90 मीटर, तो वो पहुंचते हैं सी पर। और सी के बाद ठीक 80 मीटर चलते हैं वो कहाँ? उत्तर में, तो वो अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो आपको अस्पताल के सापेक्ष उनकी जो है घर की स्थिति बतानी है। तो जो उनके अस्पताल के सापेक्ष घर की स्थिति है वो है आपकी उत्तर पश्चिम में, ए नॉर्थ वेस्ट में। तो ए उत्तर पश्चिम में आपकी घर की स्थिति है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, या फिर इसकी जड़ें उथली होती हैं, या यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, या यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। तो इसमें पत्तियां तो होती हैं लेकिन इसमें जो है कांटे पत्तियों के बदल जाते हैं ताकि पानी की जो है क्षति कम से कम हो। इसके बाद इसकी जो है जड़ें उथली होती हैं। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी नहीं मिल जाता है। इसके बाद यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये सही है। और यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि यह इसकी जो ऊंचाई है 8 मीटर से अधिक होती है, और जड़ों की जो है लंबाई जब तक बढ़ती जाती है तब तक कि इनको पानी नहीं मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही इन्होंने था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो जो ये प्रश्न है वो कम से कम अभी तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं कुड़ुक वाला, क्योंकि यह 2021 का जो जनवरी का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ, और फिर जो 16 दिसंबर का पेपर था उसमें भी पूछा गया था, और आज जो है 21 दिसंबर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी इसको पूछा जा रहा है। तो लगभग 3 बार डिस्कस कर चुके हैं कुड़ुक को। कुड़ुक भाषा कहाँ की है? मिजोरम की, मेघालय की, मणिपुर की या फिर झारखंड की? तो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जिसने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है EVST की, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। तो जो कुड़ुक है वो झारखंड की भाषा है। कहाँ की? झारखंड की। और कुड़ुक भाषा में ही तोरंग, तोरंग का अर्थ होता है क्या? जंगल। क्या होता है? जंगल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात के निकटवर्ती राज्यों को बताना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैप के साथ। देखिए, अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इस आंसर को निकाल लेंगे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, ये रहा है आपका गुजरात। यहाँ पर निकटवर्ती राज्य है एक महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका राजस्थान। इसके अलावा तो कोई राज्य है नहीं। तो यहाँ पर 3 राज्य हैं गुजरात के जो निकटवर्ती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखते हैं ऑप्शन में। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है गुजरात के निकटवर्ती राज्यों के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने कुछ 15 प्रश्न 21 दिसंबर 2021 के जो सीटेट में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया है। पेडागोजी के अलग से वीडियो लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।